नमस्कार। कक्षा 9 में हमने अंत में मेरी बीमारी श्यामा ने हर ली पाठ का लेखक परिचय लिया था, जो हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा की बीमारी पर उनकी पत्नी ने हरिवंश राय बच्चन को क्या क्या मदद की और किस प्रकार से उनको बीमारी लग गई थी, उसके बारे में हरिवंश राय के बच्चन इस पाठ में संस्मरण के रूप में दिए गए हैं। तो आज हम इस पाठ का सार जो है वो पढ़ेंगे। गांधी जी कहते हैं कि बीमार होना एक अपराध है। बच्चन जी गांधी जी के इस कथन से सहमत थे। वे इसे दंडनीय अपराध मानते थे, इसलिए वे अपनी छोटी मोटी बीमारियों की परवाह नहीं करते थे। इन बीमारियों में वे और अधिक काम करते थे। बीमार होने के बावजूद वे स्कूल में पढ़ाने जाते, ट्यूशन और लेखन कार्य करते थे। बुखार में उनका लेखन कार्य और अच्छा होता था। तो ये गांधी जी के प्रभाव से हरिवंश राय बच्चन में आया हुआ परिवर्तन है और वो स्वीकार करते हैं। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। हर एक व्यक्ति बीमार होता है, तो हरिवंश राय बच्चन स्वीकार करते हैं कि मैं कभी कभी बीमार होता था, पर उन बीमारियों को मैं सहलाता नहीं था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। मतलब कोई भी बीमारी हो वो निर्भय रहते थे, निडर रहते थे। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। मतलब ये उनका जो लेख पढ़ा हुआ था, उस लेख से उनके जीवन में आया हुआ परिवर्तन है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मतलब हमारा जो जीवन है कुदरत का एक उपहार है और उसको सुरक्षित रखना हमारा जिम्मा है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम अपराधी हैं। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। मतलब हरिवंश राय बच्चन इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अपराधी को दंड देना चाहिए। मतलब कोई भी अपराधी हो उसे दंड मिलना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता। मतलब ऐसी कोई भी बीमारी होती तो वो सोते नहीं रहते थे और अपने से काम लेते। मतलब और भी ज़्यादा वो खुद से काम लेते थे। मुझे बड़े बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। मतलब ज़ोरदार उनको बुखार रहता तो भी वो ट्यूशन जाते थे, वो उनको याद है। बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजबूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। मतलब ज़्यादा बुखार रहता तो ज़्यादा ज़ोर से पढ़ाते थे, काम करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो मज़दूर है, जो मज़दूरी करके रोटी कमाता है, ऐसे मज़दूर वर्ग के व्यक्ति को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। बीमारी अमीरों की हरामजादगी है। मतलब बीमारी जो है वो अमीर लोगों के लिए है, आराम फरमाने के लिए। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। मतलब जो गरीब है उस गरीब व्यक्ति को ये बीमारी अपने पर नहीं आने देनी चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक है। मतलब जो लेखन कार्य उनका था, उस लेखन कार्य में उनको ज़्यादा बुखार रहता तो मदद रूप होता, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। मतलब जैसे उनको बुखार से प्रेरणा मिलती हो, प्रोत्साहन मिलता हो, ऐसा महसूस होता था। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता। मतलब ये बुखार जो है एक तरफ की आग ही समझो, जिस आग में तपकर व्यक्ति जो है वो एकदम शुद्ध हो जाता है। मतलब उनकी जो अनुभूतियाँ है वो अनुभूतियाँ और भी निखर जाती, जिसमें
गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। मतलब ये जो बुखार है उसकी गर्मी में पिघल कर उनका हृदय जो है एक नया आकार लेता, उनके विचार जो है नया आकार लेते। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। मतलब ये जो बुखार जो है एक प्रकार की भट्ठी का काम करता था, जो उनके विचारों, उनकी भावनाओं, कल्पनाओं आदि को उबाल कर, मतलब गर्मी में तपा कर, जैसे उससे एक नया जो है आकार मिलता था। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। मतलब ये भी नहीं कहते कि जो बुखार उनको आता था उस बुखार में वो अदबदा कर लिखते थे। अदबदा कर का अर्थ होता है हट करके या ज़बरदस्ती जिद करके जो लिखता है, ऐसा। पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता। मतलब वो अगर दिल से कुछ लिखना चाहते थे तो उनको कितना भी बुखार आया हो, वो बुखार उनके लेखन कार्य में कोई रुकावट नहीं पैदा कर सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मालूम होते रहते थे। मतलब जो सामान्य बुखार रहता था उनके उस बुखार में वो काम जो है वो जैसे नित्य नियम के अनुसार काम होता हो, हस्ब मालूम होता। मतलब नियम अनुसार जो कार्य करते हैं उसी तरह से वो काम जो है करते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। मतलब कोई अगर लेखक को छूकर कहते कि भाई तुम्हें तो बुखार है, तो लेखक बताते थे कि हाँ बुखार भी है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। मतलब लेखक जो है वो बताते हैं एक अंग्रेजी साहित्यकार का उदाहरण। किपलिंग जो है एक अंग्रेजी साहित्यकार है, उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वो भी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि कभी कभी उनको भी बुखार में काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। मतलब किपलिंग बताते हैं कि उसे भी कभी कभी बुखार होता था तो वो बुखार में अच्छी कहानियाँ लिखते थे। उसी तरह से लेखक भी अपने अनुभव यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं। मतलब कभी बुखार आया हो और उन्हें बुखार की वजह से उन्होंने कम लिखा हो, ऐसा उन्हें कभी याद नहीं है। वह कैसे बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। मतलब बुखार में उनसे ये अच्छा कार्य किस प्रकार से होता था वो लेखक बताना नहीं चाहते। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविताएं सांत्रा के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरकस हनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखा था। मतलब ये दो रचना जो है, जो लेखक ने दूसरे के प्रसंग, जिसमें एक तो सांत्रा जो है वो नोबेल पुरस्कार को ठुकरा देते हैं, मतलब स्वीकार नहीं करते, और दूसरी दो चट्टान अथवा तो सिसिफस बरकस हनुमान जो उनकी रचनाओं का नाम है, वो दोनों रचनाएं जो हैं प्लूरिसी यानी कि फेफड़े की एक प्रकार की बीमारी है जिसमें फेफड़े में पानी भर जाता है। ऐसी बीमारी में पड़े पड़े उन्होंने ये दोनों साहित्यिक रचनाओं की रचना की थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी। मतलब लेखक बताते हैं कि जब वो यंग थे तब कोई भी बीमारी जो है किसी भी हालत में, बहरहाल मतलब किसी भी हालत में उनको पराजित न करती थी। मैं ही अपनी जिद में बीमारी को पराजित कर देता था। मतलब लेखक जो है वो खुद बीमारी के सामने जिद पर अड़ जाते थे और बीमारी को भगा देते थे। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता है। मतलब ये तो बुखार है, वो
आखिर कितने दिन उनके सामने टिकने वाला था। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मतलब लेखक हैं विश्राम तिवारी कि भी किसी भी प्रकार का भूत हो उसको मारोगे तो भूत भी भाग जाएगा। तो ये तो बीमारी है, तो बीमारी को तो भागना ही पड़ेगा। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। मतलब लेखक ने इसी बात के आधार पर ये स्वयं सिद्ध किया है कि काम करेंगे आप तो काम के कारण बुखार भी चला जाएगा। ये बुखार मामूली न था, मतलब उनको जो ज्वर यानी बुखार आता था वो कोई सामान्य न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था। मतलब दूसरी भी बीमारी होगी लेखक को जो इस बुखार का कारण था। झकझोर देना मतलब हिला देना, और शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। मतलब ये बुखार हमेशा के लिए शांत होने से पहले लेखक को विध्वंसक मतलब एक खतरनाक झटका जो है उसका असर जो है लेखक को देकर जाता है। स्कूल बंद था, जैसे अभी है। ट्यूशनों पर मैं जाता था, मतलब उस समय ट्यूशन भी चलते होंगे मगर अभी तो ट्यूशन भी बंद है। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी, मतलब ट्यूशन की जो इनकम होती है उस इनकम की लेखक को ख़ास ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। मतलब लेखक जो है बताते हैं कि उनकी किताबें छपी थी, मतलब वो रेगुलर बिक नहीं रही थी और उससे जो इनकम होने वाली थी वो नहीं होती थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे, मतलब किताब छपवाने का जो पैसा लगता है वो पैसा उन्होंने कर्ज पर लिया होगा, तो वो भी माथे पर था। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। मतलब ऐसे बुखार जो है वो शांत होने का नाम ही नहीं लेता और जुलाई मास जो है आ जाता है। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। मतलब जुलाई में स्कूल खुल जाती है तो अब खाली ट्यूशन ही नहीं पर स्कूल में भी पढ़ाते थे। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री से 102 सेल्सियस के बीच, कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई। मतलब 100 से 102 तक बुखार जो है चढ़ा रहता था और कमज़ोर लेखक जो है होते रहते थे। कभी कभी धीमी खांसी, मतलब बुखार के साथ कभी कभी धीमी खांसी भी उनको महसूस होती थी। दवा, शौकिया दवा बाटो एक होम्योपैथ कर रहा था। मतलब दवा जो है शौकिया दवा बाटो का अर्थ होता है दवा बांटने वाला। वो एक होम्योपैथिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक 2 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। तो उसमें लेखक जो है होम्योपैथिक दवा ले रहे थे। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है। मतलब लेखक जो है कभी कभी सोचते रहते कि क्या उनको तपेदिक, मतलब ये भी एक प्रकार की बीमारी है, हो गया है। तपेदिक का अर्थ होता है टीबी, क्षय जिसे हम कहते हैं, जो फेफड़े की एक प्रकार की बीमारी है। लेखक को कभी कभी ये संक्रमित रोग होने का भय होता रहता था। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। मतलब जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो महंगी आती हैं और वो इलाज वो नहीं करा सकते। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं ले जा रहा हूँ। मतलब लेखक सोचते हैं कि उनकी पत्नी बीमार अवस्था में थी, बुखार आ रहा था, तो उस अवस्था में लेखक ने कहा होगा कि मैं उसका बुखार लेने जा रहा हूँ, ले रहा हूँ, तो वो बुखार हमेशा के लिए उनको आ गया। बैठी हो तो कितना अच्छा है। मतलब अगर वो सरस्वती उनकी ज़ुबान पर, जिह्वा पर बैठी हो तो ये एक अच्छी बात है।
क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? मतलब कभी कभी उनको विचार भी आते थे कि मैं बीमार हूँ इसलिए उनकी पत्नी श्यामा तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्ष से इन महीनों में ज्वार मुक्ति नहीं जानी थी। मतलब उनकी पत्नी को पिछले 6 साल से बुखार जो है आता था, वो बुखार से मुक्त नहीं थी। और लेखक को जब बुखार आता है तो उनकी पत्नी स्वस्थ हो गई थी, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। मतलब हरिवंश राय बच्चन जो है, उनको बीमारी होती है तो ये तकलीफ़ उनकी पत्नी को भीतर ही भीतर, मतलब अंदर ही अंदर तकलीफ़ दे रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। मतलब श्यामा ने अपने इच्छा बल से ही खुद को तंदुरुस्त बना लिया था, क्योंकि अगर वो बीमार रहती, उनके पति बीमार रहते, तो पति को पत्नी की चिंता रहती और पति को अपनी चिंता से मुक्त कराने के लिए ही शायद श्यामा जो है स्वस्थ थी। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था। मतलब लेखक बीमार थे, इस बीमारी का शायद ही किसी को पता था, मतलब कोई जानता नहीं था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। मतलब लेखक जो भी रूटीन के कार्य होते थे वो करते रहते थे। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। मतलब गर्मी की मौसम होती है तब हर एक व्यक्ति थोड़ा बहुत तो दुबला हो जाता है। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मतलब पत्नी जो है लेखक को कहती है कि वो डॉक्टर मुखर्जी जो हैं उनके पास उनका इलाज कराएं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मतलब लेखक ने उस बात को दबाने का प्रयत्न किया तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है कभी निष्फल न जाने वाला एक अस्त्र, जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। मतलब उसने ये कहा कि जब तक मैं डॉक्टर के पास न जाऊं, उनका इलाज न कराऊं, तब तक वो खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। मतलब ये जो अस्त्र छोड़ा है, मतलब ये उसने जो बताया था उसके हिसाब से लेखक को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। मतलब डॉक्टर मुखर्जी भी ये मानते थे कि लेखक को क्षय यानी TB हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया, मतलब किस प्रकार का इलाज करना है वो प्रयोग डॉक्टर मुखर्जी जो है बता देते हैं, और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। मतलब थोड़े दिन बिल्कुल चिंता छोड़ छाड़ कर लेखक को आराम करने का बताते हैं। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। मतलब जो उपाय उन्होंने बताए थे वो जैसे मौत का परवाना, मतलब एक मृत्यु का आज्ञा पत्र हो, परमिशन हो, इस प्रकार का उन्हें एहसास होता है। क्या मेरी विदा का समय आ गया है? मतलब लेखक को ये लगता है कि ये नुस्खा जो है वो यही बता रहा है कि अब उनके दिन भर गए हैं, विदा का समय, मतलब उनकी मृत्यु जो है नज़दीक है। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? मतलब लेखक को ऐसे विचार आते हैं कि मैं इतने ही दिनों के लिए इस दुनिया में आया था, इतना ही गाने गुनगुनाने के, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने। मतलब ये सारे प्रश्न उनके दिमाग में चलते हैं। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। मतलब ये उनकी मधुशाला की काव्य पंक्तियाँ हैं जो उन्होंने शायद इसी समय लिखी होगी कि जीवन का स्वागत करने के समय ही उनकी ये जीवन रूपी मधुशाला जो है उसके द्वार बंद होने जाने वाले हैं। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? मतलब इस काव्य के साथ ही उनकी जो जीवन रूपी मधुशाला है वो बंद होने जाने वाली थी, बंद हो रही थी, तो उसकी भविष्यवाणी स्वयं ने की थी। सबसे मर्मवेदी प्रश्न था
क्या साम्या के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? मतलब लेखक को प्रश्न ये भी दिमाग में चल रहा था कि उनकी पत्नी के जीवन में विधवा होने का भी लिखा है। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। मतलब मृत्यु एक दिन आनी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर समय जिसका समय न हो, ऐसे समय पर मौत भी आ जाए तो अच्छा नहीं होता। कठिन लगा मरने के पहले जीना, मतलब मृत्यु के पहले अगर आपको पता चल जाए कि इसी दिन इस प्रकार की आपकी मृत्यु है, तो जब तक व्यक्ति जिंदा है वो जीवन जो है वो थोड़ा दूभर लगता है, कठिन लगता है। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दो, स्कूल से छुट्टी ले लो, ज़्यादा लो तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हो। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? मतलब लेखक मानते हैं कि आराम करने का अर्थ ट्यूशन, स्कूल, सब जगह से छुट्टी लेकर बिना तनख्वाह के घर पर बैठे रहने का, इसका मतलब ही आराम करना होता है। अगर इस प्रकार का वो करेंगे तो घर कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। मतलब लेखक बताते हैं कि शालिग्राम तो तुलसी के जो पौधे होते हैं उसमें रखने का पत्थर जो होता है उसको शालिग्राम कहा जाता है। तो लेखक यहाँ पर उस शालिग्राम की उदाहरण देकर बताते हैं कि शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। मतलब जिसकी इनकम जो है कम होती हो, वो केवल तनख्वाह के आधार पर ही घर नहीं चला सकते, उनको और भी जुगाड़ करने पड़ते हैं। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। मतलब कल उनकी बदली भी हो सकती है नौकरी से, और यहाँ पर सब छोड़कर वो आराम करेंगे तो घर पर पैसे कैसे भेजेंगे? महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? मतलब इलाज करने की जो विलायती दवा है वो भी किस प्रकार से वो प्राप्त करेंगे? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। मतलब जो उनकी किताबें छपी थी वो ज़्यादा बिक नहीं रही होगी और इनकम नहीं होती होगी, माथे पर कर्जा भी है। तो इस प्रकार की चिंता के साथ हम ये पाठ यहाँ पर अधूरा छोड़ते हैं। अगले वीडियो में इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।